सदियों से हमारे पुरखों का विश्वास रहा है कि धरती पर पर्याप्त वृक्ष होंगे तो जल बरसेगा, जल बरसेगा तो अन्न उपजेगा, अन्न होगा तो जीवन होगा। इसी बात की ओर संकेत करते हुए अथर्ववेद में ये आह्वान किया गया था, यस्याम वृक्षा वनस्पत्या ध्रुवतिष्ठन्ति विश्वः पृथिवी विश्वधायसम धृतामच्छा वदामसी। अर्थात हम ऐसी सर्वपालक पृथ्वी की कामना करते हैं जिसकी उर्वर सतह पर वनों के राजा वृक्ष और वनस्पतियां सदा ध्रुव की तरह अचल अवस्थित रह सके, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर हरे भरे वन रहेंगे तभी तक हमारी भावी पीढ़ियां जीवंत और खुशहाल रहेंगी। भारतीय संस्कार और त्योहार तो इनके बिना संपन्न ही नहीं हो पाते। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन, भोजन, जलवायु, भूख क्षरण रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त होती है। मरुस्थल हो या पहाड़, वृक्ष सदा हमारे लिए प्राणदायक सिद्ध हुए हैं। यदि उद्देश्य स्पष्ट और सटीक है तो सफलता भी निश्चित है। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में आप जिस भी कार्य का चयन करें उसमें सदैव आपकी यही सोच होनी चाहिए कि इस कार्य में आपसे ज़्यादा और कोई पारंगत हो ही नहीं सकता। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घनीसा। मेरा नाम है अनामिका और धरती धोरारी के आज के एपिसोड में, आज के ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। ख़ास एपिसोड इसलिए है क्योंकि जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, इन्होंने अपने अनूठे अंदाज में पिछले 4 दशकों से देश को, समाज को एक अनोखा संदेश दिया है। और सिर्फ संदेश दिया नहीं है बल्कि उस पर खुद अमल किया है, जीती जागती मिसाल बने हैं। और किस तरह से इनकी बातों को अमल करके आप समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका ये खुद एक लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने आज साक्षात बैठे हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं एक ऐसी ही अनोखी शख्सियत का जो अपने काम की बदौलत एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश में लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। जयपुर के अनूठे पर्यावरण संरक्षक, कवि और लेखक नवल डागा जी। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। और कैसा महसूस कर रहे हैं आज स्टूडियो में आकर? पर्यावरण का विषय ही अच्छा है सब, इसमें विषय पे तो स्टूडियो भी अच्छा है, पर्यावरण का विषय अच्छा है। और आज की ज्वलन समस्या है, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? अगर हम पर्यावरण को संभालेंगे तो गर्मी बढ़ती नहीं है, एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती सब। तो बहुत अच्छा विषय है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपको सर 45 वर्ष हो गए पर्यावरण क्षेत्र में, अपने आप को समर्पित किया है आपने। पर्यावरण संदेश पहुंचाने के लिए आपने 557 आपकी बुकें पब्लिश हुई हैं और आपका उद्देश्य रहा है कि घर घर तक सस्ती दरों पे आप पर्यावरण संदेश को पहुंचाएं। तो इसके पीछे आपकी कैसे सोच बनी, क्या आपका मकसद था और क्या मोटिवेशन रहा? बहुत सुंदर सवाल किया, मज़ा आ गया सब। 69 में कपूर चंद कुलिस साहब का एक आर्टिकल छपा था, राजस्थान पत्रिका, भास्कर हुआ नहीं करता था, छोटे अखबार होते थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल छापा, सरकार को रोक लगा देनी चाहिए 32 पेज से ज़्यादा किताब छापने पे। जी जी। ना तो उस ज़माने की बात है साहब 69 की, और आप 2022 में वो बहुत अक्सर खरी उतर रही है कि बड़ी 400 पेज की किताब पढ़ नहीं पाता, खरीद नहीं पाता, छप नहीं पाती, बन नहीं पाती, पैसे नहीं होते, छोटी छोटी किताबें छापे 32 पेज की। टेक्निकल टर्म में एक फार्म की किताब कॉस्ट सबसे कम आएगी, बस ये मकसद था। और सस्ती किताब हर आदमी खरीद ले, मोटी किताब खरीद तो लेता है, खास अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लेखक को धन्यवाद देने के लिए किताब खरीदता, पढ़ता नहीं है। और व्हाट्सएप ने तो बिल्कुल किताब पढ़ना बंद कर दिया, सब बता दिया। व्हाट्सएप और फेसबुक ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप कुछ पढ़ना लिखना भूल गए, लिखना भी भूल गए, पढ़ना भी भूल गए, जो देख लिया पढ़ लिया। तो वो बात उस वक्त से मेरे दिमाग में थी, जहन में थी, और जब से व्हाट्सएप आया है तो ज़्यादा बेहतर हो गई सब। गुलजार साहब का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि इतना सस्ता और कहाँ सौदा मिलेगा, इतना सस्ता और कहाँ सौदा मिलेगा, बीज दो जमीन को पौधा मिलेगा।
तो हम में से कई लोग हैं जो ऐसी बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अमल तो नहीं करते, बस चुपचाप फिर अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन आपने इस बात को अमल किया, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, और डागा जी ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी ज़िंदगी के 40 बहुमूल्य साल आप किसी ख़ास मकसद के लिए समर्पित कर दें। तो शुरुआत तो कहीं से हुई होगी, और जब शुरुआत आपने की कि मुझे पेड़ों से प्यार है, मैं प्रकृति का प्रेमी हूँ और इसी के सहारे मुझे ज़िंदगी आगे जो है बितानी है, लोगों को संदेश देना है, तो शुरुआत कैसे हुई और किस तरह की मुश्किलें आई? परिवार का कितना साथ मिला? बहुत सुंदर, परिवार का तो सारा साथ है। बगैर परिवार के साथ के तो कोई काम कर ही नहीं सकता। झगड़े में हस्बैंड वाइफ हो, भाई भाई हो, बाप बेटा हो, सब झगड़े में ही ख़त्म हो जाता है। सबका सहयोग होता है, ध्वनि मत से काम होना चाहिए। एक ने कहीं दूसरा सुनना ही नहीं है, यस बस जैसे ही उसने क्या कुछ सवाल कर दिया काम रुक जाएगा। तो ये मेरे पिताजी कुछ लक्षण ही नहीं थे, सब बातें तो आज आ रही है। अच्छा। जब ग्रेजुएशन करके निकले तो 21 साल के थे, क्यों पढ़ते हैं ये भी नहीं पता था हमारे ज़माने में। मैंने 76 में ग्रेजुएशन करते कि कैसे RS बनते हैं, कैसे IAS बनते हैं, हमें मेरी बात नहीं कह रहा, सब हमारे सारे साथ के बच्चों को नहीं पता था कि नौकरी करनी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता। हम सब दुकानदारों के बच्चे थे, बस पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं। BCom की डिग्री हो जाएगी, शादी हो जाएगी, दुकान पे बैठ जाएंगे। कभी किसी ने भी कोई नौकरी की बात नहीं सोची, हायर एजुकेशन की नहीं सोची। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। BCom करने के बाद कोई MCom कर लेता तो उसको बहुत बड़ा मानते थे। अच्छा। सब तो मैं उन बहुत बड़े ज़माने में से हूँ, आज वाले ज़माने का नहीं हूँ। तो बस मोटी सी बात है, पढ़ना क्यों है ये पता ही नहीं था। और ये सब पिताजी की देन है, मुझे कुछ भी नहीं पता था पेड़ क्या है। पिताजी ने कहा एक नौकरी लग गई 6 दिन की, तो क्या रोटी के लिए काम करता है, इससे ज़्यादा कोई अभागा नहीं है। रोटी तो ईश्वर देगा ही देगा, वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। क्या बात? उसका ठेका है, टेंडर है। तो टेंडर उनका है, तो आप तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, क्या दिक्कत है आपको, तो वो खाना खिलाएगा। ऐसा काम कर कि जो तू जावे तो लोग मुझे याद करें। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, पर उन्होंने ये बताया पेड़ सब कुछ देता है। पेड़ कपड़ा देता है, रोटी देता है, मकान देता है, हवा देता है, दवा देता है, औषध देता है, छाल देता है, ज़मीन को सुधारता है, पक्षियों को बसेरा करता है, पेड़ गोंद देता है। पता नहीं कितने केमिकल, कितनी होम्योपैथिक दवाइयाँ तो सारी पेड़ों से ही बनती है। बिल्कुल। सारी आयुर्वेद औषधियाँ पेड़ों से ही बनती है। तो पेड़ है तो हम हैं। अगर पेड़ कट गए तो हम क्यों बीमारियां हो रही हैं? कैंसर 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई कैंसर का नाम किसी ने सुना था? ये पेड़ कटे तब से बीमारियां हुई है। बिल्कुल। 1970 के दशक में किसी ने AC का नाम नहीं सुना, जो हर घर में इतने AC लग रहे। पेड़ कट गए इसलिए AC आ गए। तो पेड़ लगा लो तो AC अपने आप ही चले जाएंगे, वातावरण सुधर जाएगा, खान पान सुधर जाएगा। तो पेड़ की बात है, मेरे पिताजी ने कही थी, मुझे नहीं था, अब काम करते करते समझ आ गई पेड़ क्या है सब। जी जी सर, लेकिन जैसे परिवार की ही बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगी। आपने बात की पिताजी की, लेकिन आगे चल के जब आपकी शादी हुई, मिसेज आई घर पर, और जब आपने उनको बताया कि ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन है, तो क्या वो तुरंत इस चीज़ के लिए सहमत हो गई, अग्री हो गई कि हाँ मैं आपके साथ हूँ और इस नोबल कॉज में, इस नेक काम में मैं आपका साथ दूंगी? देखिए, शुरू में तो तकलीफ आई, तो वो अलग घर से, अलग परिवेश से पल भर के आई हैं। हम अलग परिवेश से, हमारा खेती वाला परिवेश था। हमने बैल, खेती, ज़मीन, कुआं सब देखा। उन्होंने शहर की थी, उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। पर उन्होंने कहा, पर उनको लगा कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, काम अच्छा है, इसलिए ये काम के लिए उन्होंने मेरा साथ दिया। शुरू में तो तकलीफ होती है, क्या पागलपन है, हमेशा पेड़ ही पेड़, पर्यावरण की बात करती हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और भी कुछ बात करें तो कुछ आती नहीं है तो और करेगा क्या? आदमी को जो आएगा वही तो करेगा। तो हमने किया और फिर इनका साथ हो गया सब। अनामिका, हम सर के घर गए थे जी। और घर क्या कहें, वो प्रकृति की एक अनुपम रचना सी लगती है, जहाँ 400 प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं सर के घर पे। वाह। और सबसे बड़ी बात, नक्षत्र, राशि और वास्तु के हिसाब से आपने पेड़ पौधे लगाए हैं। 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियाँ हैं। तो इनके पीछे आपका क्या सोच है और क्या इसके पीछे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं और कैसे आया है जहन में? हाँ, हमारी गली में ये पढ़ने लिखने से आया, लोगों के मोटिवेशन से आया। हमारी गली में हमने 27 नक्षत्र के 27 पेड़ लगाए हैं, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ लगाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, उनके 24 पेड़ लगाए, 12 राशि के 12 पेड़ लगाए हैं, 9 ग्रह के 9 पेड़ लगाए हैं, 8 दिशाओं के 8 पेड़ लगाए हैं, वास्तुशास्त्र के 8 पेड़ लगाए हैं, पंचवटी के 5 पेड़ लगाए हैं, पंच पल्लव के 5 पेड़ हैं, हरि शंकरी के 3 पेड़ हैं। अब इनके सबके अलग अलग महत्व है। हमारे पौराणिक ग्रंथ वेदों में ये बात है, मेरा कोई बात नहीं है, ये संख्याएं मेरी नहीं है, सब वेदकालीन बातें हैं। 6000 साल, 8000 साल पहले से ये निश्चित था, लिखा हुआ था। मैं नहीं कह रहा कि ये क्या बात है,
तो ये पेड़ लगे तो अब अच्छा लगता है सब, और पेड़ तो लगाने ही थे। इनकी संख्या जो मैंने बताई है इनकी 101 है, पर पेड़ हैं 50 ही। बिल्कुल। पीपल 7 बार आया है, बड़ 6 बार आया है, आंवला 5 बार आया है, तो 5 आंवले नहीं लगाए। घर तो छोटा सा ही है हमारा, 200 गज का मकान है, तो 200 गज के मकान में तो आप पेड़ लगा ही नहीं सकते हो जयपुर जैसे मालवीय नगर में। तो हमने हमारी पूरी गली को सजाया ऐसा, ये कुदरत ने करवाया। कई काम हम 60 के बाद ये समझ में आता है हम काम नहीं करते हैं, कोई अदृश्य शक्ति हमारे से काम कराती है, कुदरत काम कराती है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद काम करवाता है सब। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है नवल जी। और गुलजार साहब का अगेन मेरे को मुझे एक्चुअली एक शेर याद आ रहा है जिसमें वो कहते थे कि बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ आई पाँव जलने लगे। तो मुझे लगता है गर्मी शायद उतनी ही थी जब हम छोटे थे, आज भी गर्मी उतनी है, लेकिन हाँ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बढ़ता हुआ कॉज है। पर जब आपके घर जाकर के देखा तो आपका घर जो है वो गिलोय से और जयंती की बेलों से ढका हुआ है, और सरप्राइजिंगली कोमल जो बाहर का टेम्परेचर है और उनके घर के अंदर का जो टेम्परेचर है तापमान, उसमें 9 से 13 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। तो ये ख़ास राज क्या है, ये मैं चाहूँगी कि आप तमाम दर्शकों को बताएं, क्योंकि स्पेशली राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं, गर्मी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, लेकिन नेचुरली किस तरह से अपने आप को अपने वातावरण को ठंडा रखा जा सकता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी पार्क करनी है, आप पेड़ देखते हैं, बस ये एक भावना अगर आपके समझ में आ गई, आप देख लेते हैं 3 मकान आगे जा कर के गाड़ी रख लेंगे, वहाँ पेड़ की छाया है। तो बस ये जिस दिन आपके दिमाग में आ गई तो आप खूब बढ़िया काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी छोटी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि पेड़ नहीं है तो हम खड़े नहीं रह सकते, पैर जलते हैं, खूब अच्छे बढ़िया जूते हैं तो जलते हैं। तो गर्मी को बचाने के लिए पेड़ ही है। एसी का, बिजली का कंजम्पशन कम हो जाता है सब, और हमारे घर में तो एसी है ही नहीं, हमने लगाया ही नहीं है, तो आपको एसी में बिठाएंगे कैसे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। पूरा घर 6 मंजिल तक हमने 65 फुट हमारी बेलें भरी है सब, और जीवंती की सब्जी अगर इस लाइफ में एक बार खा लेता है तो दमा की बीमारी नहीं होती है सब। इसको साग श्रेष्ठा भी कहते हैं सब। अच्छा। और गिलोय सबके पास गूगल बाबा है, आप डालो बिल्कुल बिल्कुल लेपिडिनिया रेटिकुलेटा, आपको पता लग जाएगा। दागा जी की बात की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसा ही गिलोय का दबा दे तो गिलोय कितनी महा औषधि है। बिल्कुल। गिलोय के गुण गा नहीं सकता एक आदमी, अपने जीवन काल में गिलोय के गुण लिखने लगे तो लिख नहीं सकता सब। लेकिन आपने तमाम जड़ी बूटियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में कई तरह के स्लोगन्स लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं। डागा जी, हम चाहेंगे उनमें से कुछ चुनिंदा दोहे श्लोक हो जाएं हमारे दर्शकों के लिए। खूब सुने, चाहे जिस विषय के सुने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेड़ पौधों से शुरुआत करें। हाँ, पर्यावरण बिगाड़ से बिगड़ेगी तस्वीर, वो आदत होगी तामसी, फूटेगी तकदीर। अगर आपने पर्यावरण बिगाड़ दिया तो आपकी तकदीर फूटेगी। ये लेखक कहना चाहता है कि पर्यावरण को संवारें, संभालें बस। और छोटी सी छोटी बात को पेड़ से जोड़ लें। जैसे हमने माचिस का कवर बनाया तो हमने उस पर लिखा, माचिस तरु की देन है, करती ज्योति प्रदान, वृक्षों के इस रूप को माने हम वरदान। दूसरी तरफ लिखा, वृक्ष रोप तू हे मनुज, ये माचिस के मूल, माचिस पहले वृक्ष को नमन करना ना भूल। जब आप माचिस को हाथ लेते हैं तो पेड़ को नमन करते हैं, पेड़ को नमन करें। पेड़ नहीं होता तो आपके हाथ में ये माचिस नहीं आती। तो कुल मिलाकर के तो हमें पेड़ की महिमा करनी है। और पेड़ है, गाँव में बीमारियाँ कम क्यों हैं सब, ये पेड़ कटे तो बीमारी बढ़ी। अगर आपको बीमारी का, जो सरकार इस पे खर्चा करती है डॉक्टरों पे, रोग पे, अगर वो पेड़ पे कर दे तो रोग होंगे ही नहीं। तो फिर डॉक्टर, सुई, इंजेक्शन की कहीं जरूरत ही को नहीं रहती। कैसी मतलब अपनी आपकी समझ की बात है। हरियाली हो, पेड़ चौड़ी सड़क करेंगे तो पेड़ कटेंगे, जमीन अब सड़कें चौड़ी करेंगे तो आप पेड़ लगाएं, उनकी संभाल करें। लोग हमेशा पौधारोपण पे बात करते हैं और फोटो खिंचवा के और फेसबुक में डालते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। मैं सोचता हूँ पेड़ की लगाने की जगह पे एक बार 2 साल पेड़ लगाना रोक दें। बिल्कुल। और सिर्फ पेड़ की संभाल करें। जो एग्जिस्टिंग पेड़ है उसको जानवरों से बचावें, सीधा करें। टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है, 2 डाली निकल गई है तो एक काट दें तो एक मोटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पानी पिलाएं, खाद दें, सर्दी से बचाएं, गर्मी से बचाएं, लू से बचाएं पेड़ को। जैसे हमें सर्दी, गर्मी, लू लगती है, पेड़ को भी लगती है। पेड़ जीवित प्राणी है। पेड़ को आप मरा हुआ ना समझें। पेड़ को काटोगे तो बसु जी बता गए कि पेड़ में करंट लगता है, उसको हमारे करंट लगता है, उसके भी लगता है। अगर हम पेड़ की रक्षा करना चालू कर दें अपने घर के बाद, एक आदमी एक पेड़, तो 130 करोड़ पेड़ तो वैसे ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। वह कहाँ जरूरत है, सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर्यावरण तो आपके घर से ही शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर के घर की हम बात कर रहे थे। सर ने प्रकृति और दैनिक जीवन में काम आने वाली, आपने हर चीज़ का उपयोग
पर्यावरण संदेश के लिए किया है, चाहे वो जैसा आपने अभी जिक्र किया माचिस, बैग, छाता, इवन देन आपने घर के हर एक कोने का उपयोग किया है। जैसे कि आपके यहाँ 5257 टाइल्स हैं, उन पे भी आपने दोहे लिखे हैं। तो ये सब आपने कैसे जहन में आया और क्या मोटिवेशन थी इतना सब करने का आपके? ये टीम वर्क है सब, मैं अकेला नहीं हूँ, सब बहुत लोग मेरे सैकड़ों साथी हैं, सबकी अपना कोई खाना बनाता है तो कितने हलवाई लगते हैं, ये हलवाई की दुकान है सब। तो सैकड़ों लोग मेरे साथ हैं, मेरा अकेले का नाम नहीं है, उन पूरी टीम का है सब। तो आप टीम वर्क करेंगे तो करेंगे। जैसे हमने ये पंखी बनाई तो किसी ने डाई बनाई है। मुझे अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा क्या नहीं है, कहीं भी ज्ञान को नहीं, मेरे तो हिंदी में दुआ लिख लेता हूँ। तो किसी ने उसको, हमने इंग्लिश में हिंदी में लिखा और उन्होंने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, तो ये ऐसे काम हो गया। तो धन्यवाद तो उनका है जिन्होंने इंग्लिश का काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर चाहेंगे भी दर्शकों को दिखाना और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जयपुर के जो अनूठे पर्यावरण संरक्षक नवल डागा जी हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे शो में हैं और हमसे ढेर सारी बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई, और साथ ही आपको बता रहे हैं कि किस तरह से खुद इन्होंने पिछले 40 दशकों से पर्यावरण की सेवा की है, पेड़ों की सेवा की है, पशु पक्षियों की सेवा की है। और सर, मेरे हाथ में ये जो पंखा है, इसके बारे में भी एक कमाल की चीज़ है, मैं चाहूँगी आप बताएंगे कुछ मात्राओं के बारे में आप इसमें मेंशन कर रहे थे। हाँ, वो क्या खास बातें हैं मात्रा इसमें? वाली तो बहन जी वो हिंदी की है। अंग्रेजी के 26 अल्फ़ाबेट के 5 अल्फ़ाबेट के डंडे नीचे आते हैं, जी, जे, पी, क्यू और वाई। तो हमने ये 36 सेंटेंस लिखे हैं, 18 दाईं तरफ, 18 बाईं तरफ। इनमें कहीं पर भी जी, जे, पी, क्यू, वाई नहीं आया। ट्री गिव्स ऑक्सीजन नहीं लिखा हमने, तो जी आ जाएगा तो नीचे वाली लाइन छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी है, जितना करेंगे तो पंखा आपको उठाना करने में भारी हो जाएगा। तो लाइन भी छोटी ना हो और पढ़ने में आ जाए। ट्री प्रोवाइड्स लिखने की कोशिश करेंगे सब। हाँ, ब्यूटीफुल सर। सर, एक चीज़ हमने आपके बारे में और पढ़ी कि जो बेकार वस्तुएं हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको हम फेंक दिया करते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह भी होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, कई बार कांच होता है, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी आप लोगों से, जो आपके कार्यकर्ता हैं वो चुन करके लाते हैं, फिर उनको रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आई एम श्योर ये उसी तरह का एक प्रोडक्ट है और इसमें प्लास्टिक का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनसे मिल करके इस चीज़ को एक नया उत्पाद बनाया गया है। तो वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में भी डागा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरह का काम ये जो आप हमारी किताबें देख रहे हैं, 557 किताबों में से एक किताब सबसे महंगी है 12 रुपए की अब तक में जी, बस, और बाकी 8 किताबें 9-9 रुपए की। मतलब बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी खरीद सकता है। और सब किताबें 4 से 6 रुपए के बीच की है। तो रिसाइकिल पेपर पे जो शहर का कचरा इकट्ठा करते हैं ये कबाड़ी लोग, उनका कचरा लेकर के उसका कागज जो बनता है उस कागज पे किताबें छापते हैं। तो हमारे कागज का किताबों के लिए पेड़ नहीं कटते सब। क्या बात, जीवित पेड़ नहीं कटता, कचरा तो जा ही रहा था, कचरे का कुछ और उपयोग होता, तो हम रिसाइकिल पेपर पे, कचरे के पेपर पे किताबें छापते हैं सब। और बहुत ज़्यादा कागज़ मजबूत नहीं होता, बहुत अच्छी सुंदर छपाई भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता, पर हमारा ये काम है कि 10-5 साल वो किताब रह जाएगी तो आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। ज़्यादा बढ़िया किताब कर लेंगे तो कोई ज़्यादा थोड़ी पढ़ लेगा, पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, बढ़िया किताब को भी पढ़ेगा और हल्की को भी नहीं पढ़ेगा। तो दोनों बातें हैं, आप 500 रुपये की किताब करो तो भी नहीं पढ़ेगा और 3 रुपए की किताब को भी पढ़ेगा। बात तो पढ़ने वाले की इच्छा पे है, ना है तो कागज़ पे और ना कुछ दूसरी बात पे है। इसलिए क्यों फिर पैसे खर्च करी जावे, ज़्यादा किताबें छपे, ज़्यादा लोगों को जावे, लोगों को बुरा नहीं लगता 4 रुपए की किताब खरीदना, तकलीफ दे नहीं होता। कोशिश ये करिए। बहुत बढ़िया। और ये खूबसूरत बात है कि ये पॉकेट बुक्स के फॉर्म में है, छोटी किताबें होती हैं, आप आराम से खरीद सकते हैं, इजीली आप उनको कैरी कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें आप बैठ करके इन किताबों को पढ़ सकते हैं, बस में ट्रैवल करते हुए, रेल में ट्रैवल करते हुए। सर, मैं जानना चाहूँगी कि किताबों के अंदर का मटेरियल क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से खूबसूरत दोहों की आप बात कर रहे हैं, आई एम श्योर पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश देती होंगी ये बिल्कुल। सारों की सारी किताबें लगभग दोहे और स्लोगन की है। दोहे एक ऐसी रचना है, 13-11 मात्रा में, सूर, कबीर, रहीम, रसखान का कोई भी दोहा बोलें तो कैसे याद होता है। वो पहले चरण में 13 मात्रा होती है, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11। तो कंठस्थ आप क्यों रामायण बांच लेती हैं, क्यों हनुमान चालीसा याद है, कि हनुमान चालीसा याद है वो पूरी 16 मात्रा में, कहीं पर भी 15 मात्रा, कहीं भी 17 मात्रा नहीं है, तो लय बन जाती है। और संगीत के नियम होते हैं दोहे लिखने में
कि भाई 11वीं मात्रा लघु आवे, अगर दीर्घ आएगी तो बोला ही नहीं जाएगा। कोई भी दोहा पचकल से शुरू न हो, जगण शब्द से शुरू हो, टेक्निक अलग बात हो जाएगी, पर दोहे से किताब हो जाती है, स्लोगन से किताब हो जाती है। बिल्कुल सर, आजकल जैव विविधता एक बड़ा मुख्य चिंता का विषय है। प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन का अगर कहें तो मुख्य आधार है जैव विविधता, वो खोती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी। तो उसके संरक्षण और बचाव के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? जैव विविधता का तो बहुत मोटा सा है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1000 प्रजातियां खत्म हो जाएगी। 1 डिग्री, मच्छर भी नहीं दिखते ना, आपको मच्छर खाते ही नहीं है। मच्छर जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, सर्दी होगी, टेम्परेचर कम होगा, मच्छर चालू हो जाएंगे। तो ऐसी सैकड़ों है। अगर आपने ये सोच लिया कि मधुमक्खी खराब है, मक्खी, जितना सांप जरूरी है उतना ही शेर जरूरी है। सांप और शेर में कोई रगड़ा नहीं है। सरकार टाइगर प्रोजेक्ट करती है, और अगर मधुमक्खी खत्म हो गई ना तो हमारा आप एक भी नहीं रहेगा। मधुमक्खी का इतना रोल है। तितलियां खत्म हो गई तो परागण कौन से करेगा? आपके फल नहीं आएंगे, सब्जियां नहीं आएगी। ये फल और सब्जी लाने के अंदर इन तितलियों का, मक्खियों का, मच्छरों का बहुत रोल है, परागण करते हैं। तो ये जैव विविधता है। जीव जीवस्य भोजनम, कितनी सुंदर जैन धर्म में बात कही है। एक दूसरे का भोजन है। ईश्वर ने एक साइकिल बनाया है, तो वो साइकिल में कहीं पर भी गड़बड़ हो जाएगी तो गाड़ी साइकिल की चैन चूं चूं करेगी। तो अभी साइकिल की चैन चूं चूं कर रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सर, आपसे कल बात भी हुई थी, तो आप एक छोटे इंसेक्ट का सर जिक्र कर रहे थे जो गाय के थन पर होते हैं और उन्हें शायद वो खा लेते हैं दूसरे कीट, तो इस तरह से दूध जो है वो स्वच्छ फॉर्म में हमें मिलता है, उसके बारे में जानना दूध चाहेंगे। स्वच्छ फॉर्म तो दूध में कोई गड़बड़ नहीं होती है। देसी गाय के थनों पे एक चींचड़ा लगता है, तो वो गाय का दूध, वो दूध भी पीता है, खून पीता है। दूध से ज्यादा उसको खून टेस्टी है। हमें दूध चाहिए होता है और उसको चिंचड़े को वो चाहिए होता है। तो चंपा का एक ऐसा पौधा होता है, चंपा के पौधे की विशेषता उसी, उस पर टेलर बर्ड घोंसला बनाती है। और टेलर बर्ड की विशेषता होती है कि वो देसी गाय के चींचड़े खा जाती है। तो अगर आप गोपालन करते हैं तो वहाँ चंपा के पौधे लगा देंगे तो अपने आप ही टेलर बर्ड आ जाएगी। आपको कुछ लाना नहीं पड़ेगा, बाजार से कबूतर खरीद के ला रहे हैं, तोते खरीद के ला रहे हैं, कुदरत अपने आप ही भेज देती है। तो टेलर बर्ड आएगी तो वो घोंसला बनाएगी तो वो रहेगी। तो आसपास जैसे ही गाय देखेगी तो उसके चींचड़े खा जाएगी। तो आपका पर्यावरण सही रह जाएगा, आपको दूध ज़्यादा मिलेगा, गाय सुखी रहेगी, मस्त रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी भी सर लेकर आए हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे डिस्प्ले करें। ये गौ माता के ऊपर स्लोगन्स हैं जिस पर ये वाली, हाँ दिस वन, ये एक बहुत खूबसूरत साड़ी है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाना। इस पर देखिए तमाम तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं और ये गो रक्षा से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अनूठा काम है सर का। इसकी विशेषता है, इसके बॉर्डर में 53 स्लोगन लिखे हैं। 53 स्लोगनों में ना तो ऊपर की मात्रा है ना नीचे की मात्रा है, और बीच में 156 स्लोगन है, उनमें नीचे की मात्रा नहीं है। ऊपर नीचे की मात्रा ना लिखने का कारण है फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। जी। जो अपन कंप्यूटर में नॉर्मल 100 का गैप रखते हैं या 80 के गैप में आ गया, मात्रा ना होने की वजह से बीच की 20% जगह बच गई, तो फाउंट साइज बड़ा हो गया, दूर से दिख गया। अगर हम नीचे की मात्रा हटाते हैं जी, मात्रा में 25% जगह तो नीचे वाली मात्रा लेती है और 25% ऊपर वाली जगह लेती है। तो हमने 25% या तो फाउंट साइज बढ़ा दिया या हमने कागज बचा लिया। दोनों में से एक ही बात कह दें, कुछ भी बचा लिया हमने। फाउंट मोटा हो गया तो हम जल्दी पढ़ सकेंगे। बारीक फाउंट है, 14 की फाउंट की जगह आपको 18 के फाउंट के रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसीलिए आपने 3000 दोहे आपने बताया कि नीचे की मात्रा ही नहीं है उसमें। नहीं है, सब बिल्कुल नहीं है सर। एक अनामिका, एक मुख्य चिंता का विषय है पानी जी। आज हम बात करें, काफ़ी सिटीज़ में पानी की कमी होने वाली है, ऐसा न्यूज़ में आता है। हम कहें तो 97% पानी तो हमारे काम का नहीं है और 2% में अपना ये ग्लेशियर में कवर हो जाता है। 1% पानी हमको कुएं और बारिश से मिलता है। तो जो पानी का संरक्षण है और ये आगे की जो चिंता है, इसका हम कैसे बचाव करें, कैसे आम आदमी इसका ख्याल रख सकता है? देखिए, अभी तो मोटर दबाते हैं, बटन दबाते हैं और पानी आ जाता है। मैं उस खेत में रहा हूँ जो हमारे यहाँ बिजली उस कुएं पे नहीं थी जहाँ हमारा घर था। खेत वाला कुआं अलग था और घर वाला कुआं अलग था। तो घर वाले कुएं से हम पानी खींच करके पीते थे, तो नहाने में भी कम इस्तेमाल करते थे, पीने में भी ध्यान से करते थे, क्योंकि हाथ से खींचा था, हाथ में छाले पड़ जाते थे। और अब बिजली पानी खींचती है और ऊपर मोटर 5 मंजिल पे आ जाता है, तो आपके कोई तकलीफ तो होती नहीं है। पानी राजस्थानी कहावत है, घी सस्ता पानी महंगा साहब। अगर हम उतनी महत्ता पानी को दे दें
इतनी घी को देते हैं तो पानी बच जाएगा। पानी पीड़ तो वही बतावे, शीश घड़ा जो पानी लावे। जो महिलाएं सर पे 2 घोड़े 3 घड़े रख कर के 2-5 किलोमीटर से पानी लाती है, पानी का वेट तो आप उनसे करें, मेरे से क्या करते हैं। हमारे को तो पानी का पता ही नहीं है, पानी होता कैसे है, सही बात, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे तो बस बटन दबाया और पानी आ गया, और हम कार धोने में इतना पानी खराब कर देते हैं, झाड़ू पोंछे में इतना खराब कर देते हैं, और लोगों को शुद्ध पानी पीने को ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लेटरिन के WC के अंदर इतना पानी वेस्ट कर देते हैं। मेरी ऐसी कल्पना है कि 20 साल बाद आपको ये WCयाँ बंद करनी पड़ेगी, मेरा ऐसा सोच है, आंकलन है। पानी मिलेगा ही नहीं, पीने को ही नहीं मिलेगा, तो आप सोच वाले के लिए कहाँ टॉयलेट करते हैं, 16 लीटर पानी बहा देते हैं। बिल्कुल कैसी और शुद्ध पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी, बिल्कुल बिल्कुल जो फिल्टर होकर के बिसलपुर से आया है, मालवीय नगर टंकी में आया है, फिर हमारी टंकी में आया है, और एक बार टॉयलेट करते हो और आप 14 लीटर पानी कर देते हो। ये भगवान कैसे माफ़ करेगा। एक तरफ तो एक आदमी को पीने को पानी नहीं मिल रहा, और आप बार बार पानी, भाई 2 बार टॉयलेट का, और आप ही हो घर में, कोई दूसरा है भी नहीं है, कोई दूसरा टॉयलेट में गया भी नहीं है, आपका पर्सनल टॉयलेट है, फिर भी आप दबा दबा करके। शुद्धता बहुत ज़रूरी है, पर किस कीमत पे शुद्धता ज़रूरी है। एक आदमी को पीने को पानी नहीं मिल रहा और आप ढोल रहे हो। बस अपनी अपनी सोच है, पर कल्चर बहुमत उनका ही है, इसलिए ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली जब भविष्य के बारे में हम इमेजिन भी करते हैं तो बड़ी भयावह स्थिति मतलब इमेजिनेशन में आती है कि जब पानी की कमी होगी। सर, यहाँ एक सवाल और जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आपके यहाँ तो हज़ारों पेड़ हैं, तो उनकी सिंचाई किस तरह से की जाती है? मैंने सुना एक खास टेक्निक से करते हैं, सो दैट कम पानी में ही उनको जो है प्रॉपर्ली वाटर किया जा सके। जो हमने छत पे सब्जियां करी है, तो रसोई के पानी को हमने 3 टंकियां बनाई है। तो रसोई के पानी के, वाश बेसिन के पानी की आज की 1 तारीख की टंकी, 2 तारीख की टंकी, 3 तारीख की टंकी। अच्छा। उसकी गाद, जो हर एक रसोई के खाने में कुछ गाद समझ रहे हैं, कचरा, तो वो जम जाता है, फिर उस पानी को ऊपर लिफ्ट करते हैं और उसको हम पिलाते हैं। तो हमारे को इसके लिए ना पानी का बिल तो नहीं देना पड़ता, बिजली का बिल देना पड़ता ऊपर उठाने के लिए, पर हम अपने बाथरूम के पानी को काम में नहीं लेते, उसमें सोडा जाता है। सोडा जाएगा तो हमारी सब्जियों में भी सोडा पैदा हो जाएगा। तो खाने की रसोई के पानी को हम इस्तेमाल करते हैं और सब्जियां बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ना आपके किचन गार्डन के बारे में बात करें, जो आपने छत पे टेरेस गार्डन बना रखा है, जहाँ पर आप 250 से भी ज्यादा तरह की सब्जियां उगाते हैं। नहीं, 250 नहीं है बहन जी, 44 सब्जियां हैं। 44 सब्जियां हैं, और 415 250 व्यंजन बन सकते हैं उन 44 सब्जियों से। हाँ, व्यंजन खूब बना मेरी घरवाली खूब व्यंजन बनाती है, अलग अलग तरीके के। एक आलू के 100 व्यंजन बन जाते हैं, तो दूसरी की तो टमाटर के बन जाते हैं, इतनी है। पर हर मौसम की सब्जी आप घर में उगा सकते हैं बगैर यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटास, DAP के। पता नहीं क्यों लोग यूरिया, पोटास, सुपरफास्फेट, DAP डालते हैं, और वही तो खाते हैं। जो डालोगे वही तो सब्जी में आएगा। बिल्कुल। आपने भिंडी में डाला, कितना पेस्टिसाइड हम लोग खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये सिर्फ गोमूत्र से खेती की जाए, गोमूत्र का स्प्रे करो, गोमूत्र बहुत बड़ा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है सब। जी। नीम के पत्ते, ये अपने आकड़े के पत्ते, कनेर के पत्ते, इनका स्प्रे कर दो तो बहुत सारे जीव जर्म खत्म हो जाएंगे। और हम इतना महंगा पेस्टिसाइड बाजार से खरीद करके लाके स्प्रे करते हैं, और वो हम वापस अपन खाते हैं तो हमारे खून में जाता है। अब साइंस की रोज अखबार में पढ़ते हैं कि खून में पेस्टिसाइड आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पैरासीटामोल इसमें आ रहा है सब। मतलब आप जो पैरासीटामोल खाओगे तो पैरासीटामोल ही तो होगा। डॉक्टर कहता है 3 दिन बाद रिपोर्ट कराना, आपने आज दवा खाई है, आज मत कराओ, तो रिपोर्ट वही आएगी, दवाई खाई है। तो ये बहुत सीधी सी बात है सब्जी का। एक सर, आजकल हम बात करें विकास के साथ साथ प्रकृति, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? किस तरीके से दोनों का संतुलन रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं? विकास के लिए विनाश जरूरी है। विनाश होगा, आप स्टेडियम बनाएंगे, बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, पेड़ कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस जगह कटने भी चाहिए, पर उसकी जगह उतनी ही ईमानदारी से, उतनी सत्यता से, उसी मन भाव से पेड़ लगने चाहिए। जो 1930 में पेड़ लगे थे वो पेड़ कट रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, आबादी बढ़ गई, तो आबादी बढ़ गई। जो सड़क की हद में पेड़ आ रहे थे, बड़े पेड़ जो बहुत कीमती पेड़ थे, उनको काटना पड़ेगा। वो मजबूरी है आपकी, उसके लिए तो जो आपको, पर उसके साथ दूसरा लगावें, उसी मनोदशा से लगावें जो हमारे पूर्वज लगा के गए थे। वैसी मनोदशा से पेड़ अगर हम लगाएं तो शहर हरियाली हो जाएगी, सुंदर हो जाएगा। पेड़ बरसात को बुलाते हैं, पर ये बहुत सीधी सी बचपन में पड़ी है। दूसरी तीसरी पेड़ ही नौतते हैं बरसात को। जहाँ पेड़ होंगे वहीं बरसात होगी। तो पेड़ बरसात चाहिए। बरसात अगर सब्जी खरीफ, भारत राजस्थान में तो एक ही फसल होती है सब, कुओं के पानी नहीं है,
तो खरीफ की फसल के लिए तो आपको पेड़ चाहिए ही चाहिए। सही बात। सर एक बार फिर से जल संचयन के ऊपर अगर आप बात करें, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के थोड़े से खिलाफ हैं, क्योंकि ड्रायर में पानी जल जाता है और हम दोबारा उस पानी को प्रकृति को लौटा नहीं पाते हैं, तो क्या क्या कहेंगे आप? मुझे ये समझ में नहीं आता, तनी बांध करके रस्सी बांध के कपड़े सूखा दो तो पानी आप बिजली खर्च करके पानी को जलाते हैं। बड़ा विचित्र बात है और हर घर में हो रही है सब। हम बिजली जलाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और पानी को जला देते हैं, भाप भी नहीं बनने देते। और अगर यही भाप हमने इस दीवार पे डाल दिया कपड़ा तो ये आसमान में तो जाएगा। ये बरसात पाकिस्तान में होगी, बांग्लादेश में होगी, कहीं तो होगी जी, बिल्कुल। तो आप जयपुर में नहीं होगी आपके घर के कपड़े का पानी, पर बादल में तो रहेगा। ये छोटी सी बात अगर हम समझ लें तो वॉशिंग मशीन में ड्रायर हटा देना चाहिए, कपड़े सुखाएं। अब वो इतनी साइंस बढ़ गई है, इतना काम बढ़ गया, लोगों के घर एक वन रूम सेट के कमरे हो गए, घर हो गया तो उस बेचारा कहाँ तो धोएगा, कहाँ सुखाएगा। वो बात तक तो ठीक है, अदरवाइज तो हम जा रहे जैसे बड़े घरों के अंदर तो मैं तो 200 गज के घर को बहुत बड़ा घर मानता हूँ। सब निपटा ही नहीं है, समरता ही नहीं है सब। अनामिका, एक बड़ा ही अनूठा और एक नया कृत्य किया है सर ने जी। सर के घर में बताते हैं कि 1913 से और 1921 तक करीब 36 मौतें हुई हैं परिवार में, और आपने उनके नाम से घोंसले बनाए और बाकायदा उस पर जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक भी लिखी है, और आपने उन्हीं के लिए 36 परिंदे लगाए। तो ये क्या आपके जहन में आया और इससे आप क्या मैसेज, आपके अंदर क्या सोच थी इसके पीछे? ये कोरोना की देन है सब, सच बात। तो कोरोना में ठाल मिल गई, बहुत मज़ा आ गया। और ये मेरे दादाजी की और पिताजी के संचय का काम है। मेरे दादाजी भी बहुत विद्वान थे और उन्होंने, मेरे परदादाजी 1913 में गुजरे और बड़े भाई साहब 2021 में गुजरे। इन 107 साल में डागा परिवार में 36 मौत हुई। 36 मौत का डेटा तो उन्होंने करा, सुरक्षित रखा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मेरे दादाजी का हाथ है, मेरे पिताजी का हाथ है। वो डेटा मुझे मिल गया विरासत में, तो उन डेटा की हमने उनके सबके घोंसले बनाए सब। तो अब हमारे आज पिछले हफ्ते मेरे नाना के बच्चा हुआ है, तो हमें लगता है मेरा दोहिता घर आया हुआ है। वो कहते हैं नाना का बच्चा है ये, वो चिड़िया अपना उसी घोंसले में जाती है। हमने नाना जी का नाम छोटू लाल जी दम्मानी लिखा, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, एक्सपायरी लिखी। तो आगे वाले बच्चों को कैसे पता लगेगा कि नवल जी के नाना जी का नाम क्या है? तो ये दादी का, चाची का, नानी का, सबका। 36 मौतों में 23 तो पुरुष गुजरे हैं और 13 महिलाएं गुजरी हैं। पुरुषों के ट्रे पे तो हमने लगाए, हमने स्टील की ट्रे बनाई सब उनके दाना खाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है मेरी मदर खाना खा रही है। मदर की ट्रे, पिताजी की ट्रे, ताऊ जी की ट्रे, ताई जी की ट्रे। हमने इनमें बुआ जी नहीं ली, हमारे डागा परिवार की लिए सब। कोई भी बेटी नहीं है सब। हमने कोशिश ये करी, सारों के पीछे डागा लगता है, उन लोगों को लिखा। तो अगर मेरा ये पीछे कि हर आदमी मेरा, हमारे पास तो चलो 36 के डेटा थे, आपके पास 2 के 4 के तो होंगे, तो 2-4 की तो ट्रे टांग दो। तो ये ऐसा लगेगा मेरे पिताजी जिम रहे, आपके पिताजी नहीं है, मतलब दादाजी परदादाजी जो भी हैं, तो आपको ये लगेगा इस भावना से कि भाई इनका ये परिंदे में ये पानी पी रहे हैं। परिंदा मानने के रोज अखबार में रोज फोटो, 4-5 फोटो आते हैं। अरे भाई तू थारा दादाजी दादी जी रे गर्रा नाना नानी रे नाम रो परिंडो लगा दे तो लागे कि ये चिड़िया कौआ पानी पी रहा है, कुत्ता पानी पी रहा है। तो ये मेरे दादाजी दादी जी अपने परिवार से शुरुआत करें। अपने परिवार से, सिर्फ अपने घर से, दूर दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। घोंसलों में बहुत मजा आता है सब। किसके बच्चा हुआ, किसके बच्चा होने वाला है, कौन घोंसले में आया, हर घोंसले में नया एक तो निकल जाता है, फिर आ जाता है। कुदरत की कैसी व्यवस्था है। आप अगर चाय पीते रहो तो अखबार का ध्यान ही उतर जाता है और उस चिड़िया को देखते रहते हैं, ये कचरा लेके आई, और उसको अनाज भी नहीं डालना। वो कहाँ से कुदरत उनको अनाज लाती है पता ही नहीं है सब। ऐसे ही तो स्टील की हमने 302 ग्रेड का स्टील लिया सब, और स्टील के चारों तरफ उन ट्रे में हमने स्लोगन लिखे हैं। तो पुरुषों में तो लिखे पक्षी, उस पे एक जैसे लिखा, पक्षी हल जो हाँकते उनके होते खेत, तेरे घर आते नहीं दाना पानी हेत। वाह, बढ़िया। पक्षी क्या भूल गया सब। जी, आपने कई तरह के स्लोगन्स अलग अलग ट्रे पे, सब पे अलग अलग सारे ट्रे, एक भी लाइन कॉमन नहीं है सब। क्या बात है सर, कुछ और याद आ रहा हो तो हो जाए। खूब पानी का है। तो पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी खाना बगैर भोजन के तो रह जाएंगे हम फिर भी, पर पानी के बगैर नहीं रख सकते। एक चिड़िया कितना सा पानी पीती है। तो लोगों को ये मोटिवेट हो कि चिड़िया के लिए पानी बहुत जरूरी है। हम अपने घर में छत पर, वो हमारी बहन बेटी है। हम हिंदू वाले हैं, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता मानते हैं, और कितने ही जन्म अच्छे पुण्य किए तो हमें मनुष्य चुपका चोला मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। तो हम कुछ अच्छे काम करके जाएं, तब हमारा प्रमोशन होगा।
एक आरएस अफसर से अब आईएएस बन जाता है ना, तो प्रमोशन की बात है। हमें अगर अपना प्रमोशन करना है तो हम कोई अच्छे काम करें बस। अनामिका, हम ध्यान होगा जब सुबह गर्मियों में छत पे सोते थे या घर से बाहर निकलते सुबह प्रातःकाल की वेला में, तो वो कल कल करती हुई चिड़ियों की आवाज़ और वो शीतल हवा कहीं गुम, एक तरह से इतिहास सा हो गया। उसके लिए हम कहीं बाहर पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं या घूमने जाते हैं, जब कभी हमें वो सुकून या सुनने को और देखने को मिलता है। ये जो बिगड़ता हुआ पर्यावरण की स्थिति है, उससे आम व्यक्ति के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को किस तरह से प्रभावित किया है? ये आप देखें, आप हमारे घर पे देखें, रात को 2 बजे सो, 12 बजे सो, 9 बजे सो, सुबह 5:30 बजे चिड़िया चै 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 करके कितने ही अलार्म लगा दो मोबाइल में, वे सब फैल हो जाए। मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, वो बैटरी डाउन नहीं होती साहब, वो तो आपके कांच पे आके टक टक करती है अगर अनाज नहीं रखा हुआ है तो। कांच, हमारे खिड़कियां कांच, ये तो उन पे टक टक कर देती हैं, भाई उठ जाओ आप, हमारे पास दाना नहीं है, पानी नहीं है। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और आपको उनके लिए कि चिड़िया के आज पानी नहीं है, आज अपन 3 दिन जयपुर से बाहर चले जाएंगे, इसके दाना पानी का जुगाड़ करके जाओ, स्टाफ को कहो, और वहाँ जा कर के भी फ़ोन करके पूछो दाना डाला कि नहीं डाला, वो पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। पानी को नहीं साफ़ करेंगे, उसमें काई जम जाती है सब। जब पानी पक्षियों को, जैसे हमें साफ़ पानी पीते हैं ना, गिलास धोई कि नहीं है, तो उनकी भी गिलास धो करके करें। मन भावना हो जानी चाहिए कि हमारी माताजी पानी पिएगी, हमारे पिताजी पानी पिएंगे। और ये मैं तो जन को ये कहना चाहूँगा, हर आदमी अपने माता पिता के नाम से घोंसला बनावे, पक्षी का इंतजाम करे, पर्यावरण अपने आप सुधरेगा। चिड़िया एक बहुत बड़ा पेड़ लगाती हैं सब। कौवे को सबसे शुद्ध जानवर कहा गया है सब, कौवे की बींट को। अगर ये नहीं होंगे तो पेड़ लगेंगे नहीं। कौवा नींबोली ले जाता है और कहीं खा के डाल देता है, तो वहाँ नीम का पेड़ उग जाता है। तो कौवे को भी हमें नमस्कार करना चाहिए, चिड़िया को नमस्कार करना चाहिए। आपने गिद्धों के ऊपर भी काफी कुछ लिखा है। हाँ, गिद्ध तो, अगर गिद्ध ना हो तो हम आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते सब। हमें बैठने के लिए गिद्ध, क्यों कहते हैं गिद्ध को व्रतपते रूडोम, सड़ा गला ये खाकर का अपना जीवन होम करते हैं और हमारा सड़ा गला मांस खाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। गिद्ध न होते धरा पे क्या होता हलाल, हम बेहाल हो जाते, हलाल हो जाते, खत्म हो जाते। गिद्ध ऐसी चीज है, गिद्ध का पता ही नहीं है कि गिद्ध कितना काम कर रहा है। हमें खुद को समझ में नहीं है कि गिद्ध करते क्या है, और अब गिद्ध देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। गिद्ध, ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं जानवरों के, तो उसका जो जानवर मांस खाते हैं दूध बढ़ाने के लिए, उससे गिद्ध मर रहे हैं। तो उस पर भी रोक लगानी चाहिए। तो साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं साइंस का छात्र नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का छात्र हूँ और हिंदी का विद्यार्थी हूँ अभी। तो ये तो साइंस कहती है, रोज अखबार छापता है। बिल्कुल। तो हम इस पे ध्यान दें। क्या खूब बात है। और कोमल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है डागा साहब, और इस बार की जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ। और थोड़ी देर पहले जो आपने बात कही वही मुझे याद आ रही कि बादल, पानी हमारे घर से निकले लेकिन वो बादल बन के पाकिस्तान में बरसे या बांग्लादेश में बरसे, बात एक ही है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को कोई संदेश दें कि जिस तरह से आपने अपना जीवन समर्पित किया है, और आपने एक बात और भी कही थी कि पेड़ हम सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि उनका पालन पोषण भी करें, अपने बच्चों की तरह बिल्कुल उनको पाल पोस करके बड़ा करना है। तो आप इस मौके पर 5 जून जो पर्यावरण दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वो पेड़ गिर जाता है। पेड़ ख़त्म होने के 50 कारण हैं। सबसे पहले तो पानी है, फिर वो इतनी जड़ें होती है, नर्सरी से पेड़ आता है, जहाँ की मिट्टी है वो मिट्टी को सूट नहीं करता है, धूप उसको कर देती है, जानवर आकर के उखाड़ देते हैं, कोई दूसरा आदमी अपने घर पेड़ लगाने के लिए उखाड़ के ले जाता है। तो अगर आप तो पेड़ लगाना तो भूल जाएं एक बार, अभी सिर्फ पेड़ों को संभालें। जो पेड़ है आपके पार्क में, कोई लोग अक्सर एक बात कह के बात काट देते हैं, हमारे तो जगह ही नहीं है, हम तो 7वीं मंजिल पे रहते हैं, बताओ हमारे ज़मीन ही, हम पेड़ कहाँ लगाएं? रेल लाइन के लगाओ, स्कूल में लगाओ, सड़क पे लगाओ, मंदिर में लगाओ, पार्क में लगाओ, और कहीं जगह लगाओ, वन विभाग में जाके लगाओ, पेड़ के लगाने की योजना करो, कुछ करो। आपके पास ज़मीन नहीं है, ये बात से मैं सहमत हूँ, पर सड़क तो सरकार की है। और जो सड़क पे पेड़ लगे हुए हैं उनकी संभाल करें, उनकी कटिंग करें, उनकी प्रोनिंग करें। बिल्कुल। पता नहीं क्यों नहीं लोग बात पर समझ रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कोमल यहाँ पे कि सर जो बातें हमें बता रहे हैं, ये बातें सुनने के लिए लोग आपके घर पे आते हैं। बड़े बड़े तमाम अफसर्स जो होते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके पास आते हैं कि आप किस तरह से पेड़ों की साथ संभाल कर रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है, सब उनका बड़प्पन है। कोई आता है, आप आई तो आपका बड़प्पन है, आप आए तो आपका बड़प्पन है, या मुझे बुलाया तो आपका बड़प्पन है सब।
बड़प्पन तो सर आपका है कि आप 40 सालों से पेड़ों की सेवा कर रहे हैं। और दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार स्वीडन जो है वो इस थीम को होस्ट कर रहा है। इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ, और साथ ही कैंपेन स्लोगन जो है वो है लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। तो नेचर के साथ हार्मनी में रहना भी बहुत बड़ी बात है, और ये सारी बातें हम इतनी देर से डागा जी के श्रीमुख से सुनते आ रहे हैं। सर हम चाहेंगे कुछ अच्छे श्लोक, कुछ स्लोगन से एक बार फिर से हो जाए, प्रकृति से जुड़े। सारा काम ही प्रकृति का, सब सारा काम ही पानी, पेड़ और शुद्ध हवा जीवन की अनमोल दवा। छोटी सी बात को समझ, क्या बात है, पानी, पेड़ और शुद्ध हवा जीवन की अनमोल दवा। बड़ी गूढ़ बात है। छोटी छोटी सी बातें बच्चों को मतलब टेक्स्ट बुक के ऊपर कवर पेज पे छप जानी चाहिए। पानी क्या है जी, पानी क्या है, पेड़ क्या है, पर्यावरण क्या है, क्यों पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, अपने हाथ ही हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। कचरे को एक गीला और सूखा कचरा एक जगह करते हैं तो उसमें परफन क्या बोलते हैं उसको मुझे बोलना नहीं आ रहा है, वो गैस बन जाती है और गड़बड़ हो जाता है। अगर गीला और सूखा कचरा हम हमारे घर से अलग अलग रखना चालू कर दें तो पर्यावरण सुधर जाएगा। गाड़ी वाले को भी गीला कचरा अलग दें, रिसाइकिल वाला कचरा अलग दें। आप कागज़ को भी उसमें ही डाल देते हैं, प्लास्टिक को भी उसमें डाल देते हैं, तो सब अलग अलग। प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगा, काम आ जाएगा, कागज़ रिसाइकिल हो जाएगा, गत्ता रिसाइकिल हो जाएगा, आपका फोम रिसाइकिल नहीं होता, थर्मोकोल रिसाइकिल नहीं होता। तो रिसाइकिल वाले पदार्थों को अगर हम अलग रखना चालू कर दें, लोहा, एल्युमिनियम ढक्कन, आप एल्युमिनियम का, लोहे का भी, कोको कोला का ढक्कन भी आप उसी में डाल देते हैं तो कचरे में ज़मीन में जाता है, और नहीं तो लोहा मेल्ट होकर के लोहा सस्ता हो जाएगा अगर आप लोहे को अलग करेंगे। तो आपको कोई दूसरे पूरे बहुत बड़े साम्राज्य की ज़रूरत नहीं है। आप तो व्यक्तिगत स्तर पर 130 करोड़ लोग पर्यावरण प्रेमी हैं। हम घर में 4 लोग हैं तो चारों अगर ये समझें कि टूथपेस्ट के ढक्कन को अलग से रखा जाए और उस कबाड़ी को फ्री दे दिया जाए, आप बेचने के फिराक में ना करें, तो प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगा, एल्युमिनियम रिसाइकिल हो जाएगा, लोहा रिसाइकिल हो जाएगा, कागज़ मिलेगा ही नहीं। अभी देखिए कितना कागज़ महंगा हो गया। कागज़ को दोबारा अच्छे ढंग से उपयोग करें। हम कागज़ को एक साइड ही प्रिंट कर लेते हैं, दूसरा प्रिंट ही नहीं करते हैं, लिफाफे अंदर से प्रिंट ही नहीं करते हैं, दोबारा तिबारा लिफाफे। अब तो लिफाफों का काम ही खत्म हो गया, मेल ने लिफाफों का, व्हाट्सएप ने लिफाफे का काम कर दिया। पहले हमारे ज़माने में इतनी चिट्ठियाँ आती थी, इतने लिफाफे खराब होते थे, कितना कागज़ खराब होता था। सही बात, पता नहीं क्यों टिश्यू पेपर काम में लेते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। टिश्यू पेपर से कितना नुकसान होता है, और एक जगह होटल वाला एक रखता है, 5 उठाते हैं यूँ करके, फिर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, दोबारा फिर खाया, फिर लिफाफा। ये हम हमारी आदतों को बदल लें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हम अपनी छोटी छोटी आदतों को अगर बदल लें, छोटे छोटे परिवर्तन हम खुद में ही ले आएं, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम अपना योगदान दे सकते हैं। राइट कोमल? बिल्कुल सही कहा अनामिका। सर ने अभी जिक्र किया था कि लोगों के घर बड़े बहुत छोटे हैं, यानी कि जगह की कमी है। तो हमारी भी रुचि है, और मेरे हिसाब से दर्शकों के लिए भी ये बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए वो अपने घरों में कौन से प्लांट लगाएं जो उनके लिए उपयोगी हों, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हों। सबसे मोटी सी बात तो सबसे पहले तुलसी लगाएं, औषधीय पौधा है, तुलसी माता है, तुलसी को देवता माना है, तुलसी की पूजा करें तो घर में ऑक्सीजन होगा। और फैंसी तो 100 थारी जितनी पॉकेट अलाउ करे, जितना थारा कने रुपया जितना घना ही पौधा लगाओ, कोई रगड़ा को नहीं, कोई रगड़ा को नहीं। क्या बात है नवल डागा जी, आपसे बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, और वक्त जो है इससे ज़्यादा इजाज़त हमें दे नहीं पा रहा है, पर आप स्टूडियो में आए, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ शेयर की हैं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, इसी तरह से आप करते रहें। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपके काम के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत नमस्कार साहब, नमस्कार। और दर्शकों आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आज हमारा एपिसोड, ये ख़ास एपिसोड आपने देखा जिसमें हमने आज आपकी मुलाकात करवाई नवल डागा जी से, जो जाने माने पर्यावरण संरक्षक, कवि और लेखक हैं। हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस समय स्क्रीन पर एक QR कोड डिस्प्ले हो रहा होगा, जिसको स्कैन करके आप घर बैठे तमाम शोज़ की, DD राजस्थान के तमाम शोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।